Good morning, everyone. Today we will understand the topic preliminary contracts. So, before understanding what are the different types of preliminary contracts, we have to understand what is a contract. So, a contract is a written or oral legally binding agreement between the parties identified in the agreement. सो कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो सकता है या फिर ऑरल भी हो सकता है, लेकिन हम ऑरल कॉन्ट्रैक्ट को कोई ऑथेंटिकेशन प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रेफर करते हैं रिटन कॉन्ट्रैक्ट. So written contract, a contract is a written or oral legally binding means ये legal procedure के अंडर ही एग्रीमेंट होता है. किसके बीच में एग्रीमेंट होता है? या तो दो पार्टीज रहती है या दो से ज्यादा भी पार्टीज रह सकती है. हम यहाँ पे दो पार्टी के बारे में ही बात करेंगे, एक तो डेफिनेटली स्टार्टअप और दूसरा जो हम जिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है उस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे. आइडेंटिफाइड इन द एग्रीमेंट. ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक रिटन एग्रीमेंट है जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है. लीगली रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के एग्रीमेंट बनाए जाते हैं. किसके बीच में? बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज जो ऑलरेडी मेंशन की गए हैं एग्रीमेंट में. मतलब एग्रीमेंट बनाने के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे जो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होने वाला है उन पार्टीज का नाम मेंशन किया जाना मैंडेटरी है. और ईच एंड एवरी पार्टी मस्ट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट. ईच एंड एवरी पार्टी मतलब जो भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है उनको ये एक्सेप्ट करना, दे हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट. एंड अर्लियर पहले कैसे एक्सेप्ट होता था, कैसे माना जाता था कि एक इंसान ने एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोला है बाय सिग्नेचर, या फिर अगर पार्टिसिपेशन किया है तो भी माना जा सकता है. लेकिन अभी क्या होता है देखो, अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ने रिप्लेस कर दिया है. क्यों? क्योंकि सिग्नेचर्स को इजीली हम मतलब कॉपी कर सकते हैं. जैसे कि अगर से फॉर एग्जांपल राम मीटिंग में प्रेजेंट नहीं था या फिर उसका नाम ऑल्दो उसका नाम कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में है, लेकिन उसके जगह पे शाम ने सिग्नेचर कर दिया क्योंकि उसको राम का सिग्नेचर आता था. सो ये प्रॉब्लम होता था पहले, ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम होता था, जिस वजह से अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का यूज होता है. आई थिंक तुम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो तुम लोगों को इसके बारे में डेफिनेटली जानकारी होगी. नाउ स्टार्टअप का ये था व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अभी ये स्टार्टअप में प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है देखो, तो उसके पहले प्रिलिमिनरी क्या है? जो भी कुछ चीज जो प्रिपरेशन किया जाता है, जो भी कुछ प्रिपरेशन किया जाता है किसी चीज के स्टार्टिंग टाइम में और उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, दैट इज प्रिलिमिनरी. सो बेसिकली स्टार्टअप्स प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब स्टार्टअप फॉर्म किया जाता है तो बिगिनिंग पीरियड में जिन पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है वो सारी पार्टी स्टार्टअप प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट विथ वेंडर्स. सो वेंडर के साथ जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट विथ वेंडर्स बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना पड़ेगा दैट हु इज अ वेंडर. सो वेंडर इज अ पर्सन हु सेल्स समथिंग. एक ऐसा इंसान जो कुछ सेल करता है, दैट इज अ वेंडर. तो वेंडर एग्रीमेंट क्या है फिर? वेंडर एग्रीमेंट एक आर्बिट्रेशन है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है इन जहां पे एक कंपनी का ओनर और अ पर्सन किसी को हायर करता है टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज. आई एम रिपीटिंग, when a vendor's agreement is basically an arbitration in which a company owner or a person hires someone to provide goods or services. goods या services provide करने के लिए जब entrepreneur किसी और को hire करता है, part of the service हो सकता है, part of the product हो सकता है. it's not मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि सारा सारा जो प्रोडक्ट्स है वो एक ही पर्टिकुलर वेंडर सप्लाई करेगा, नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें, कुछ पार्ट्स वेंडर सप्लाई करे, एंड दैट्स व्हाई दिस एग्रीमेंट इज मेड. तो ये कौन से कंपनीज में ज्यादातर यूज होता है देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए, ऑफिस सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, मार्केटिंग के लिए एंड इवेंट प्लानिंग के लिए. एज वी नो दैट नाउअडेज इवेंट प्लानर्स हम लोग का बहुत सारा वेडिंग्स, पार्टीज, ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं. तो ये जो इवेंट प्लानर हैं वो अपना स्टार्टअप खुद से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद
वो लोग हो सकता है कि कभी किसी दूसरे पार्टीज के साथ एक वेंडर्स एग्रीमेंट करे जहाँ पे कुकिंग के लिए वो हेल्प ले या फिर रॉ मटेरियल्स के लिए हेल्प ले इनिशियल पीरियड में. सो ऑल दिस कॉन्ट्रैक्ट्स कम्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट विथ वेंडर. इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन भी है. देखो, इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन है, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट स्टिपुलेटिंग द प्रोविजंस रिगार्डिंग द वर्क परफॉर्म बाय द वेंडर. वेंडर का क्या काम है, क्या प्रोविजंस है, ये सब कुछ उस लीगल डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मेंशन किया जाना चाहिए. ये सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करता है और स्पेसिफाई भी करता है. इसके अंडर सर्टेन क्लॉजेस भी होते हैं. एज यू नो, तुम लोग बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंसी में या बिजनेस लॉ में या कॉर्पोरेट लॉ में ये सब चीज़ें पढ़ के आए हो कि किसी भी लॉज के अंडर डिफरेंट, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर डिफरेंट क्लॉजेस रहता है. से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंपनी फॉर्मेशन का ही ले ले तो डिफरेंट क्लॉजेस रहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर. उसी तरीके से वेंडर्स एग्रीमेंट के अंदर भी डिफरेंट क्लॉजेस हैं. क्या क्या क्लॉजेस मेंशन किया जाना चाहिए? देखो कि क्या गुड्स या सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करेंगे, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, पेमेंट का मोड क्या है. क्योंकि एक वेंडर एक एम्प्लॉय नहीं है तो उसको एक स्टार्टअप में उस पर्टिकुलर स्टार्टअप से एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं मिलेगा. मोरओवर, ये कब से इफेक्टिव होता है? जब वेंडर और ओनर दोनों उस एग्रीमेंट में सिग्नेचर करेंगे, तब से जाके ही वेंडर्स एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा. आई होप कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स क्लियर है. नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर्स. अभी देखो, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो बिजनेस या तो बिजनेस और एक एक्सटर्नल सप्लायर के बीच में होता है फॉर द डिलीवरी ऑफ अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. वो एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर बिजनेस या एंटरप्रेन्योर या तो प्रोडक्ट में डील कर रहा है या फिर सर्विस में डील कर रहा है. सो इट इज एप्लीकेबल टू बोथ, जस्ट लाइक द वेंडर्स एग्रीमेंट. ये वो भी लेकिन प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में ही एप्लीकेबल था. तो यहाँ पे क्या है? देखो, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बिजनेस, बिजनेस बोल सकते हो, एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो, कंपनी बोल सकते हो, एंड एन एक्सटर्नल सप्लायर, और एक सप्लायर के बीच में फॉर द डिलीवरी ऑफ अ डिफरेंट डिफाइंड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स. किसके लिए? डिलीवरी के लिए. क्या चीज का डिलीवरी होना चाहिए? डिफाइंड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. कि आप प्रीडिफाइंड बोल दो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको चाहिए या किस टाइप ऑफ सर्विसेज आपको चाहिए. सो क्या इसमें भी सर्टेन क्लॉजेस रहता है जिसके अंडर क्या क्या मेंशन किया जाता है? देखो कि क्या क्या आइटम सप्लाई करना है, कितने टाइम लिमिटेशंस के अंडर करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग किस टाइप है या फिर सर्विसेज का प्राइसिंग किस टाइप का है, और पेमेंट क्लॉजेस कैसा है. नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट विद बैंकर्स. बैंक या बैंकर्स के साथ कस्टमर, कंपनी ओनर या फिर एंटरप्रेन्योर का न्यूमरस ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. क्योंकि बार बार बैंकर के पास कस्टमर जाता है. किस लिए जाता है? देखो, लोन के लिए जा सकता है, पैसा डिपॉजिट करने के लिए जा सकता है, पैसा विड्रॉ करने के लिए जा सकता है, अपने लोन के अमाउंट्स पे करने के लिए जा सकता है, इंटरेस्ट अमाउंट पे करने के लिए जा सकता है, इंटरेस्ट अमाउंट लेने के लिए जा सकता है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ही बैंकर्स के साथ एंटरप्रेन्योर्स का रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं. और ये देखो, ये जो चीज है, इट इट डिफर्स फ्रॉम वन ट्रांजैक्शन टू अनदर. डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीमेंट बनाया जाता है. जिस चीज के लिए एग्रीमेंट की जरूरत है उस चीज पे एग्रीमेंट होती है, जिस चीज पे एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है उस चीज पे एग्रीमेंट नहीं होती. एज ऑफ नाउ तुम लोग ये जान के रखो कि बैंकर या बैंक के साथ एंटरप्रेन्योर का जो रिलेशनशिप होता है ये डिपेंड करता है न्यूमरस ट्रांजैक्शंस के ऊपर. कैसा ट्रांजैक्शन? या तो वो लोन हो सकता है, या तो वो अमाउंट डिपॉजिट करना हो सकता है, या तो वो अमाउंट विड्रॉ करना हो सकता है, या तो वो ईएमआई पे करना हो सकता है. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं. Moreover, it is based on certain terms and conditions. As we know that banking comes with terms and conditions only. No matter what they will try to explain you, but छोटे छोटे स्टार मार्क्स देके कोने में लिखा डेफिनेटली होगा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड. नाउ ये जो कंडीशंस है ये एक एंटरप्रेन्योर या बैंक बिजनेसमैन या फिर वो बैंकर कभी भी किसी थर्ड पार्टी को लीक नहीं कर सकता. बैंकर के साथ जो एंटरप्रेन्योर का रिलेशनशिप होता है इसको ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये ट्रस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है.
नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रिंसिपल कस्टमर. Contract with principal customer. So who is a principal customer? प्रिंसिपल कस्टमर कौन है, उसके बाद ही तो हम समझ पाएंगे ना कि प्रिंसिपल कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. सो प्रिंसिपल कस्टमर वो कस्टमर है जिसका अकेले का सेल्स जो है वो टोटल सेल्स ऑफ द फार्म का 10% है. प्रिंसिपल कस्टमर इज अ पर्सन हु इज अ पर्सन जिसका सेल्स, अकेले का सेल्स पूरे फार्म के सेल्स का 10% है. द सेल्स टू दिस कस्टमर एक्सीड 10% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ अ फार्म. 10% से ऊपर ही है. सो उसी के साथ ऐसे ही कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है. हर कस्टमर के साथ पॉसिबल नहीं है बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना. सो प्रिंसिपल कस्टमर कौन है? जिसका सेल्स अकेले का 10% के ऊपर है पूरा बिजनेस के सेल्स का. मीन्स 100% में 10% के ऊपर का तो इसका अकेले का ही है. तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है डेफिनेटली वो रिटन होता है. ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो पीसी मतलब प्रिंसिपल कस्टमर और एंटरप्रेन्योर के बीच में होता है. हमें पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो है, डेफिनेटली तुम लोगों ने देखा होगा इसका एडवर्टाइजमेंट, जागो ग्राहक जागो. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के रिगार्डिंग ही इसका रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया है ताकि किसी भी कस्टमर्स को कोई ठग ना सके, आई मीन कोई फूल नहीं बना सके. एंड इसका जो एग्रीमेंट है ये सर्टेन पर्पसेस के लिए होता है. जैसे कि देखो यहाँ पे एक कस्टमर है और ये एक एंटरप्रेन्योर है. इसके बीच में कस्टमर मीन्स, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये होगा प्रिंसिपल कस्टमर. ठीक है, प्रिंसिपल कस्टमर के बीच में और एंटरप्रेन्योर के बीच में, प्रिंसिपल कस्टमर के बीच में और एंटरप्रेन्योर के बीच में ही क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो जैसे कि देखो फर्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट का. तो एंटरप्रेन्योर ने बोला कि हम लोग आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे और एग्रीमेंट इसलिए बनाया गया ताकि बल्क में अगर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो रिटर्न है, जो एक्सचेंजेस है वो इजीली कर सके. उसके बाद देखो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रिंसिपल कस्टमर है उसको एक ऐसे बार्गेनिंग प्राइस पे सर्विस मिल रहा हो जो दूसरे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल ना हो. नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट विथ एम्प्लॉयज. सो देखो एम्प्लॉय का एग्रीमेंट बनाना इनिशियल टाइम में एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ट्रस्ट डेवलप करता है अमॉन्ग ईच अदर. ठीक है, सो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज एग्रीमेंट जो है ये बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही डील करता है. जैसे कि ऑफर लेटर प्रोवाइड करना, अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करना, ये सब चीजें जो स्टार्टिंग में ही अगर कोई टाइम एंड एफर्ट देके कर ले, अगर एंटरप्रेन्योर कर ले तो क्या होगा, देखो इसका बेनिफिट्स क्या होगा. इसका बेनिफिट्स ये होगा कि ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा एक दूसरे के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इजीली नहीं होंगी, जो कंपनी का लाइबिलिटी है फ्यूचर में वो रिड्यूस होगा रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी हियर, लाइबिलिटी एज ऑफ की एम्प्लॉयज के साथ अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो इजीली रिड्यूस हो सकती है. सो एक एंटरप्रेन्योर को लीगल फ्रेमवर्क मेंटेन करके एम्प्लॉयज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट. डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू इट और बुक में भी एक्सप्लेन किया गया है. प्लीज उसको अच्छे से देखना. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हो.